हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। और आपको भी मेरे साथ सभी को नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। Refer to example 9. How many packets of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet? What is the maximum amount of vitamin A in the diet? तो यहाँ पर हम NCERT के एग्जाम्पल 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर एक सोल्ड एग्जाम्पल है, उसको रेफर करते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें मिनिमम अमाउंट पूछा गया था विटामिन ए का, बट यहां पर पूछा गया मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप वहां पर रेफर कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूं। बस ऐसा है कि जो डाइट है उसमें 2 टाइप के फूड होने हैं, पी और क्यू, ठीक है। तो पी के एक पैकेट में जो 30 ग्राम का पैकेट है उसमें 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है और 4 यूनिट ऑफ आयरन है और 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है और कुछ यूनिट विटामिन ए भी है, ठीक है। तो विटामिन ए की क्वांटिटी पे हमें बताना है क्या अमाउंट हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो क्यू के पैकेट है उसमें भी 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट ऑफ आयरन, 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये मैंने वहां से डाटा एक्सक्लूड कर लिया है। सपोज पी के जो पैकेट्स है वो एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स है और क्यू के वाई नंबर ऑफ पैकेट्स है, ठीक है। और कंस्टेंट है कि एटलीस्ट 240 यूनिट्स तो होनी चाहिए डाइट के अंदर, है ना, कैल्शियम की यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम पे कंस्ट्रेंट लगाए, ठीक है, तो क्या लगेगा? हमें पता है कि भाई जो पी फूड है उसके 1 पैकेट में 12 यूनिट है, तो 2x पैकेट में कितना होगा? 12x यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, है ना। तो 12x प्लस सिमिलरली कैल्शियम अगर क्यू की बात करें, है ना, तो ये हो जाएगा 3y, है ना। और जो कंस्ट्रेंट है तो वो क्या है? एटलीस्ट 240 यूनिट्स होना चाहिए। दैट मीन्स 240 से ज्यादा या 240 के इक्वल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आयरन का क्या लिखेंगे? 4x प्लस 20y ग्रेटर देन और इक्वल टू 460। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल का भी लिख लेंगे 6x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। तो ये तो आ गए कंस्ट्रेंट्स इन तीनों के ऊपर, ठीक है। और x भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैकेट्स पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और जो y है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम सब कुछ पहले ही कर चुके हैं बहुत बार प्रैक्टिस, तो इस पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। तो वो क्या है? विटामिन ए की क्वांटिटी को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो विटामिन ए की क्वांटिटी को हम जेड मान लेंगे, ठीक है। तो जेड क्या आएगा? 6x प्लस 3y, ठीक है। तो ये आ गया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो वहां पर पूरा क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है एग्जांपल 9 में, तो मैं सब कुछ सोल्व नहीं कर रहा हूं। तो इन सब को आपको प्लॉट करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज को, और उससे आपका जो भी कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा, करेक्ट। तो आप देखें कि आपको एक बाउंडेड फिजिबल रीजन मिलेगा जिसके आपको ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कॉर्नर पॉइंट्स, ये आएंगे आपके 3, और इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको जेड की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। जैसे हम करते थे जेड ए, जेड बी, जेड सी, है ना। तो जेड की वैल्यू इस पॉइंट पे, है ना, और जेड ये है तो इसमें पुट करेंगे आप, तो वही आ जाएगा 228। मैं एक चेक करके बता देता हूं। तो जेड पे अगर 2,72 पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स की जगह 2 रख देंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 72, तो 3 इंटू 72, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 6 2 8 1 1 2 और 2। तो क्या समझ में आ रहा है? तो जेड पे अगर ये पॉइंट आप लिखेंगे, पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा 228, ठीक है। सिमिलरली इस कॉर्नर पॉइंट पे 150 और इस कॉर्नर पॉइंट पे
285। तो यहाँ पर बाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो इसलिए जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इनके अंदर, और जो भी लार्जर वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल 9 की बात करें तो उसमें मिनिमम पूछा गया था, तो ये तो क्या है अपना देखो 150 स्मॉलर वैल्यू है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, इसलिए बोल देंगे जेड मिनिमम इज 150। बट यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ पर क्या है 285 मैक्सिमम है, जेड मैक्सिमम, तो जेड मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 285। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 285। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए कितना है 285 यूनिट्स। और अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज। ठीक है, तो जो पी पैकेट है, पी वाले पैकेट का कितना यूज करना चाहिए, मैक्सिमम ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट ये, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या था पी फूड, तो पी के कितने पैकेट्स होने चाहिए 40 पैकेट्स, ऑल राइट। और क्यू के कितने पैकेट्स होने चाहिए 15 पैकेट्स। तो जो भी यहां से आपको जिस कॉर्नर पे मैक्सिमम मिलता है वही एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे और वही आपको लिख देने हैं जो भी हमने एक्स और वाई एज्यूम किया था, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q of cattle feed. Brand P costing rupees 250 per bag contains 3 units of nutritional element A, 2.5 units of element B and 2 units of element C। तो यहाँ पर 2 ब्रांड्स के बैग्स है ना P और Q, और दोनों के अंदर इंडिविजुअली एलिमेंट A, एलिमेंट B और एलिमेंट C है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो मैंने पुट कर लिया है। ब्रांड P के अंदर हम डालेंगे एलिमेंट्स और Q के अंदर भी डालेंगे एलिमेंट्स और कोस्टिंग भी लिख देंगे। ठीक है, तो कोस्टिंग कितनी है ब्रांड P के बैग की 250, ऑल राइट। और एलिमेंट कितना है 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट A है, और एलिमेंट B है कितना है 2.5, और 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट C। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड Q कॉस्टिंग रुपीज 200 पर बैग, कितनी है 200, कंटेन्स 1.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट A, तो 1.5 है न्यूट्रिशनल एलिमेंट A, 11.25 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट B और 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट C। तो यहां पर आ जाएगा 3 यूनिट्स, ऑल राइट। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स A, B, C आर 18 यूनिट्स, 14 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये है मिनिमम, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, करेक्ट। तो एलिमेंट ए की रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, यहां पर गिवन है 18 यूनिट्स, और बी के लिए कितना है 45 यूनिट्स एटलीस्ट, और सी के लिए है एटलीस्ट 24 यूनिट्स। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड विच शुड बी मिक्स्ड in order to produce a mixture having a minimum cost per bag। What is the minimum cost of the mixture per bag? तो यहां पर हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल के, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कॉस्ट, क्योंकि हमें उसी का मिनिमम करना है। ठीक है, ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसका मिनिमम कॉस्ट हो, करेक्ट। और यह भी बताना है कि कितना कितना हमें ब्रांड P का बैग चाहिएगा और कितना ब्रांड Q का बैग चाहिएगा। तो सबसे पहले वही एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रांड P का बैग चाहिए सपोज X और ब्रांड Q का बैग चाहिए सपोज Y, करेक्ट है। तो अब जो एलिमेंट A पे कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं, कौन सा, हमें पता है कि ब्रांड P के जो एक बैग में 3 यूनिट होती है एलिमेंट A की, बट यहाँ पर X बैग्स है तो इसलिए हम बोल देंगे कि 3X यूनिट्स होगी एलिमेंट A की बैग P के अंदर, है ना, X बैग्स के अंदर। और यहाँ पर है 1.5 इन, है ना, 1 बैग ऑफ Q, तो ये हो जाएगा 1.5 Y ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि एटलीस्ट 18 होना चाहिए एलिमेंट A का यूनिट्स, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। सिमिलरली ये भी पुट कर सकते हैं 2.5x प्लस 11.25y, है ना, 11.25y ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, है ना, तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 45। और अगर हम एलिमेंट C की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, है ना,
तो ये आ गया है 24। तो ये तो आ गए हमारे कंस्टेंट्स। और अगर हम बात करें x और y की तो वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऑफ x ही चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो ये तो सब आ गए कंस्टेंट्स। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो है हमारा कॉस्ट है ना, जिसको हमें मिनिमम करना है कॉस्ट को। तो कॉस्ट क्या होगी, 250 पर बैग ऑफ क्यू और 200 पर बैग ऑफ क्यू है ना। तो ये आ जाएगा आपका 250x बैग्स ऑफ पी है, तो 250x प्लस 200y, ठीक है। और ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसी को हमें मिनिमाइज करना है और x और y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ से 1.5 से डिवाइड कर दे इस लाइन को, तो कितना हो जाएगा ये लाइन का इक्वेशन, दोनों साइड करना है तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस y, ठीक है। 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा इजी सा दिखने लगे, ठीक है। और ये कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.5x प्लस ये कितना है 11.25, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, और फिर आ जाएगा ये कितना है 12, 5 2 10 25 है ना, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। बट यहाँ पर अभी भी ये डेसिमल में है, तो और यहाँ पर 2.25 है, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 2x है ना, और ये कितना आ जाएगा 9y ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो ये आपके आ गए एक कंस्टेंट, सिंप्लीफाई करके ये आ गया दूसरा कंस्टेंट, और ये थर्ड कंस्टेंट तो ठीक ही है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। और ये भी आ गए आपके फोर्थ और फिफ्थ कंस्टेंट, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बस इसको अब मिनिमाइज करना है। चलिए करते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट्स आ चुके हैं, तो अब सबसे पहला जो स्टेप है वो है फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने का, ठीक है, यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और फिर हम ये जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 के रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को प्लॉट करेंगे, किसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 को। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स है ना। तो x अगर 0 पुट करते हैं तो y कितना बचेगा 12, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू 12, तो x आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर जो 2x प्लस 9y है, 2x प्लस 9y इक्वल टू 36, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इस लाइन को भी प्लॉट करना होगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा अगर x 0 तो 9y इक्वल टू 36 बचेगा, तो y कितना आ जाएगा 4, और अगर y 0 तो x कितना बचेगा 18, ठीक है। अब हम थर्ड कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x 0 तो y कितना बचेगा 8, और अगर y 0 तो x कितना आएगा 12। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 6 12 8 12 है ना, 4 और 18। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इतने सारे ब्लॉक्स तो हमारे पास नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वन ब्लॉक को कुछ यूनिट्स मान लेंगे, और कितना मानते हैं, हम मान लेंगे 3 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 यूनिट से हम इजीली ये सब लाइंस प्लॉट कर पाएंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गए हमारा एक्स एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। तो चलिए सबसे पहले 0,12 को प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया अपना 3 6 9 और 12, ठीक है। तो 0,12 आ गया है कोऑर्डिनेट, और ये है 6,0, तो ये आ जाएगा 3 और 6, तो 6,0। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, तो ये आ गई हमारी पहली लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब हम सेकंड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं।
ये क्या है 0,4 है ना, तो y में जाएगा 4, तो ये है 3 और ये है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे 0,4। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है 18,0, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये आ गया है 18,0। तो चलिए इनको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये आएगा कुछ ऐसे, है ना, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई है बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 9y = 36। चलिए अब थर्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 0,8 है ना, तो यहाँ पर है अपना 3, 6, 9, तो 9 से जस्ट छोटा, तो 0,8 यहाँ पर। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 12,0, तो ये है अपना 3, 6, 9, 12,0। तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई है 2x + 3y = 24। चलिए अब हमारे पास तीनों लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, और जो ये है x > 0 y > 0, इसका मीनिंग तो सिंपल इतना है कि हम को x फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, क्योंकि x = 0 क्या होता है ये वाली लाइन है ना, और इससे ग्रेटर ही चाहिए चीजें, तो पॉजिटिव x एक्सिस, और y > 0 y = 0 ये लाइन, तो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए ये वाला, तो जो कॉमन पोर्शन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इतना क्लियर है। और इन लाइंस को अगर हम ड्रॉ करें, मीन्स इन इक्वालिटी को, रीजन को हम प्लॉट करें या ड्रॉ करें, है ना, फाइंड आउट करें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये जो लाइन है, सबसे पहली लाइन है 2x + y = 12, ये वाली लाइन। ठीक है, इसने 2 पार्टीशन कर दी है, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 पार्टीशंस कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उधर का रीजन होगा या इधर का रीजन होगा। ठीक है, अब इसमें इनइक्वालिटी में हम ओरिजिन को पुट करेंगे, तो ओरिजिन को पुट करेंगे तो 0 और ये भी 0, तो 0 > 12, दैट तो पॉसिबल नहीं है, वो तो 0 तो छोटा होता है 12 से, तो इसीलिए इधर का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, इससे उधर का ही पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो 2x + y = 12 के लिए उधर का पोर्शन हमारा फेवरेबल होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, सिमिलरली 2x + 9y > 36, तो इसमें भी ओरिजिन पुट करेंगे, तो इससे भी उधर का ओरिजिन, उधर का वैल्यू आएगा, क्योंकि 0 > 36 तो होता नहीं है, 0 तो छोटा होता है, तो इधर का जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इससे भी उधर जाना है। सिमिलरली जो थर्ड है, इसमें भी ओरिजिन पुट करेंगे, तो 0 > 24 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो ये लाइन है 2x + 3y = 24, ये वाली लाइन, इसके भी इधर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इससे भी उधर जाना है। ठीक है, और वैसे भी x > 0 y > 0, तो उधर ही जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो हमारा कॉमन रीजन आएगा सबसे उधर जाना है, तो इससे उधर और इससे भी उधर और इससे भी उधर, है ना, तो जो कॉमन रीजन है वो आ जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, तो इसको आप इनडेफिनेटली उधर की साइड एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये सभी इनइक्वालिटीज का कॉमन पोर्शन है, तो इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, तो ये आ जाएगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और अनबाउंडेड क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड इसलिए क्योंकि इधर की साइड कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कन्फाइंड रीजन में नहीं है ये, जैसे चारों तरफ से बाउंडेड हो। ठीक है, तो अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आया, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, है ना, ऐसे आ रहा है ये कॉर्नर पॉइंट, फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ से फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट, और उसके बाद ये वाला कॉर्नर पॉइंट 18,0। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको ए नेम दे देते हैं, 18,0 पता ही है। बी कोऑर्डिनेट ये है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, फाइंड आउट करेंगे। और ये सी है और ये डी है, डी भी हमको मालूम है 0,12। तो अब हमें बी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि जो बी कोऑर्डिनेट है वो किसका है, इस लाइन का 2x + 3y = 24 का, और दूसरी लाइन कौन सी है,
ये वाली 2x प्लस 9y इक्वल्स टू 36, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो b फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको सोल्व करना होगा। तो 2x प्लस 9y इक्वल्स टू 36 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। तो 2x से 2x कैंसिल, 9y माइनस 3y तो 6y इक्वल्स टू 36 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 2 और ये आ जाएगा 1, तो y कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अब हमें x कैलकुलेट करना है तो किसी भी वैल्यू में पुट कर दो कहीं पर भी। तो 2x प्लस y की जगह 2 पुट करेंगे तो 18 इक्वल्स टू 36, तो 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 18 दैट मीन्स 18, तो x आ गया है अपना 9। ठीक है, तो ये किसका कोऑर्डिनेट था b का, तो b पॉइंट आ गया है हमारा 9,2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट 2। चलिए अब c पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c कैसे आएगा, इस लाइन से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24 से, जिसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उन्हीं को सोल्व करना है। तो हमारे पास लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो 2x से 2x कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12, तो y कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो y 6 है तो x भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 2x प्लस वाई 6 इक्वल्स टू 12, तो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 6 तो 6, तो x आ जाएगा अपना 3। तो 3,6 हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है c कोऑर्डिनेट, है ना, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आ गया है 3,6। तो अब हमारे पास चारों के चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ZA कितना है, A है हमारे पास पॉइंट 18,0, तो इसको हम Z के अंदर पुट कर देंगे। तो y कोऑर्डिनेट तो 0, तो ये सेकंड टर्म तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 18 इंटू 250, है ना, तो 250 इंटू 18x की वैल्यू तो 10 है ना, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, तो 9 कैरी और 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा 4500। ठीक है, अब ZB की बात कर लेते हैं। तो ZB कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 9,2, तो इसको भी पुट कर देते हैं। तो 250 इंटू 9 आ जाएगा प्लस y की जगह 2 पुट करना है तो 200 इंटू 2। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा। तो 25 9 जा कितना होता है 225 और 10 है, प्लस ये कितना है 400, है ना, तो 2250 और ये 400, तो ये हो जाएगा 2650। चलिए अब ZC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ZC क्या है हमारा पॉइंट 3,6, इसको भी पुट कर देते हैं उधर। तो 250 इंटू 3, है ना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 750 प्लस 6 की जगह y की जगह 6 रखेंगे तो 200 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, ये है 1200 और ये है 750, तो ये आ जाएगा 1950। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं ZD। तो D पे क्या है 0,12, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया फर्स्ट टर्म, और इसमें 12 पुट करेंगे तो 200 इंटू 12, है ना, तो ये आ जाएगा 2400। तो हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे Z का वैल्यू आ चुका है। अब हमारा टास्क क्या था, मिनिमाइज करना है इस कोस्ट फंक्शन को, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो यहाँ पर जो स्मॉलर वैल्यू है वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तो 4500 है, यहाँ पर 2650 है और ये 1950 है और ये 2400 है। तो जो स्मॉलर वैल्यू आ रहा है वो तो ZC आ रहा है। ठीक है, 3,6 पे 950। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्मॉलर वैल्यू। अब यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना कि यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या केस हम चेक करेंगे, क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो इसलिए हम श्योर नहीं है कि यही मिनिमम है। ठीक है, तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के केस में हमें एक और स्टेप करना होगा, जो होगा
इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको मान लेंगे m। अब क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, अगर हमें मैक्सिमाइज करना होता तो हम लार्जर वैल्यू को देखते, कौन सा लार्जर वैल्यू, उसको हम मानते हैं कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू के केस में इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो स्मॉलर वैल्यू के केस में हम क्या करेंगे, z लेस देन m प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो z क्या है अपना 250x प्लस 200y लेस देन m क्या है, स्मॉल m 1950। तो इस लाइन को हम, इस इनइक्वालिटी को इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये जो स्मॉलर वैल्यू है वही हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20y लेस देन 195। अब 5 से भी एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बचेगा 5x प्लस 4y लेस देन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39। ठीक है, इसको प्लॉट करना है तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो ये है अपना x, ये y, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, x 0 तो 39/4y आ जाएगा, और अगर y 0 तो x कितना आ जाएगा 39/5। ठीक है, तो 39/5 ये हो गई हमारी x और y की वैल्यूज। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको अब प्लॉट करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है 0,39/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 से थोड़ा सा कम है ना, तो ये 9 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये आ गया 3, 6, 9 और ये 12, तो 10 से थोड़ा सा कम, तो लगभग यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये है 0,39/4। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर दिया। अब ये है 39/5, तो ये 8 से थोड़ा छोटा है, 5 8 जा 40 होता है, तो ये 39 है, 8 से थोड़ा छोटा, और ये आएगा x एक्सिस में, तो यहाँ पर 3, 6, 9, तो ये 9 है, तो 8 से भी थोड़ा छोटा, तो ये आ जाएगा अपने पास कोऑर्डिनेट 39.5,0। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनको अब ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसे होके जाएगा ये लाइन। ठीक है, आपको मैंने एक्सटेंड कर दिया पूरा ताकि वो अलग से ही दिख जाए। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी 5x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 39। तो ये कौन सी लाइन है अपनी, जो z लेस देन mi है, या उसको हमने प्लॉट किया है z इक्वल्स टू m। अब क्या फाइंड आउट करना है कि इसका रीजन किधर होगा। एक तो इस लाइन ने इधर को है ना पार्ट डिवाइड कर दिया, और एक उधर का पोर्शन है, तो हमारे पास 2 पोर्शन आ गए हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये लेस देन m है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ओरिजिन पुट करें तो ओरिजिन से देखो 0 0 ही होगा, तो 0 लेस देन 39, तो ये तो सही है ना, 0 तो छोटा ही होता है ना 39 से, तो इसलिए हम बोल दें कि ये ओरिजिन की साइड ही लाई करेगा इसका रीजन। ठीक है, तो ये जो लाइन है उसका रीजन आएगा आपका ओरिजिन के साइड। ठीक है, और जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है वो किधर है, वो उधर की साइड है। तो क्या आपको कोई भी कॉमन पॉइंट या कॉमन रीजन्स दिख रहा है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी हमने z लेस देन m प्लॉट करी है ये तो इधर की साइड है और वो उधर की साइड है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पर कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। ठीक है, तो नो कॉमन पॉइंट्स इन UBR। UBR means unbounded UFR. UFR means unbounded physical region and z लेस देन m। तो z लेस देन m क्यों प्लॉट करी है, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है और m क्या है, मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर। तो इन दोनों में कोई भी फिजिबल या कॉमन रीजन या कॉमन पॉइंट्स नहीं है ना, दैट्स वाई। सो z मिनिमम
तो जेड मिनिमम क्या हो जाएगा 1950, जो हमारी स्मॉलर वैल्यू थी वही हो जाएगी जेड मिनिमम, अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, और किस पॉइंट पे होगी वो भी इंपॉर्टेंट है, 3,6 पे। ठीक है, तो यहां से जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी हमें 1950 एट 3,6। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। A dietitian wishes to mix together two kinds of food X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. The vitamin contents of 1 kg of food is given below here. 1 kg of food X costs ₹16 and 1 kg of food Y costs ₹20. Find the least cost of the mixture which will produce the required diet. तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो एक्स फूड है ना 1 kg के अंदर है ना 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है और 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, तो इन पे कंस्ट्रेंट्स भी है, विटामिन ए कितना होना चाहिए डाइट के अंदर, और उसने इन दोनों को मिक्स करके एक डाइट बनानी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, उसमें हमारे पास 2 बैग्स थे है ना पी और क्यू, और उसमें भी हमारे पास न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स थे, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो विटामिन ए का कंस्टेंट है वो कितना, एटलीस्ट 10 यूनिट्स होनी चाहिए विटामिन ए की। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम एटलीस्ट 10 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली विटामिन बी का कितना है 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो यहां पर भी आ जाएगा एटलीस्ट कितना 12 यूनिट्स, और विटामिन सी का है 8 यूनिट्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 8 यूनिट्स तो होने चाहिए विटामिन सी की। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फूड एक्स है उसका हम एक्स केजी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 kg का डाटा है, बट हम कितना कंसिडर कर रहे हैं एक्स केजी। ठीक है, स्मॉल एक्स केजी। let us consider x kg of food x and y kg of food y। ठीक है, तो अब x kg ऑफ फूड में है ना x kg में क्या होगा कि 1 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में 1 यूनिट है तो x kg में x यूनिट होगी। समझ में आ रही है बात, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। अब थोड़ा कॉस्टिंग का भी देख लेते हैं। तो बोला गया है कि जो फूड x है वो कॉस्ट करता है ₹16 है ना, तो 1 kg का कॉस्ट है ₹16 एंड फूड y का कॉस्ट कितना है ₹20। ऑल राइट, अब हमने स्मॉल x kg मान लिया है, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 16 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट कर लेना चाहिए। वो क्या है, फाइंड द लिस्ट कॉस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है। चलिए लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 20y है ना, क्योंकि इसका कितना है x kg और इसका कितना है जो क्या है y kg। तो ये तो आ गया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो विटामिन ए पे कंस्ट्रेंट है एटलीस्ट 10 यूनिट्स होना चाहिए डाइट के अंदर, तो इसीलिए 1 यूनिट है 1 kg में, तो x है ना x kg में कितना हो जाएगा x इंटू 1, तो x यूनिट्स, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई। ठीक है, और एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए 10 यूनिट्स। ऑलराइट, अब विटामिन बी पे देख लेते हैं। तो विटामिन बी की क्या कंडीशन है 2x प्लस 2y, और एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए 12 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, अब विटामिन सी की बात करते हैं, तो यहां पर है 3x प्लस वाई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो एक तो ये आ गया हमारा कंस्टेंट, एक ये आ गया है और एक ये आ गया है। तो ये तो 3 कंस्टेंट्स आ गए विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पे। अब बात कर लेते हैं हम जो x और y पे कंस्टेंट लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो kg है वो तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसीलिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे 2 कंस्टेंट्स आ गए।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 8 है ना, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे उसमें भी तीनों में क्या था, एटलीस्ट 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 दिया हुआ था। तो वहां पर भी हमने जो मेथड्स यूज किया था सोल्व करने के लिए, इन तीनों को प्लॉट कर सकते हैं आप इजीली, और फिर आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि आपको एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिलेगा, करेक्ट, और उसके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो आप कैलकुलेट करके इजीली कर सकते हो, है ना, और उस पे आपको कैलकुलेट करना है जेड। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो मेथडोलॉजी थी उसी को आपको अप्लाई करना है, और जेड सभी कॉर्नर्स पे फाइंड आउट करने के बाद, है ना, जो हमने किया था कि भाई अब हमें मिनिमम करना है लेकिन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर वैल्यू आएगी जेड की, है ना, तो उसको हम m मान लेते हैं, तो z लेस देन m भी हमें प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो z लेस देन m प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं क्या आएगा, तो जो z मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना, मिक्सचर की कॉस्ट वो आएगी 112, और किस पॉइंट पे आएगी, वो आएगी 2,4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये है 2 क्या है, ये है x की क्वांटिटी, है ना, तो x की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 2 kg, और जो ये 4 आया है ये किसकी थी, y की क्वांटिटी है ना, फूड y की, तो ये कितना होना चाहिए आपका 4 kg होना चाहिए, तभी आप ये सब विटामिन को इंक्लूड कर सकते हैं और कॉस्ट भी मिनिमम रहेगी। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट तो आपका आ जाएगी 112। तो आप ये आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको सोल्व करना है और आंसर मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। A manufacturer makes 2 types of toys A and B. 3 machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machines is given below. तो यहाँ पर गिवन है जो टॉय A है और टॉय B है कि वो मशीन 1 पे कितना टाइम लेता है, मशीन 2 पे कितना टाइम लेता है ना, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। Each machine is available for a maximum of 6 hours per day. If the profit on each toy of type A is rupees 7.5 and that on each toy of type B is rupees 5, show that 15 toys of type A and 13 of type B should be manufactured in a day to get maximum profit. तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बोला गया है कि इतने टॉयज ऑफ टाइप ए और इतने टॉयज ऑफ टाइप बी बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान के और उसको मैक्सिमाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट पे वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो मैक्सिमम आया 15 पे और 30 पे तो हम शो कर गए, है ना, इजीली है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है वो कितना है कि हर एक मशीन को आप मैक्सिमम 6 आवर्स ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंस्ट्रेंट है, तो 6 आवर्स दैट मीन्स 300 मिनट्स, 360 मिनट्स, है ना, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, तो 60 इंटू 6 360। तो जो ये मशीन्स है 1, तो इसमें लगेगा, है ना, तो ये कितने टाइम के लिए अवेलेबल है 360 मिनट्स, और मशीन 2 भी 360 मिनट्स। ठीक है, सभी के सभी 360 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। कम टाइम के लिए यूज करेगा चलेगा, लेकिन जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट है टॉय एक पे वो कितना है 7.5 रुपीज़, ठीक है, पर टॉय, और बी पे कितना है 5 रुपीज़। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं, वो क्या है, प्रॉफिट को हम करना है मैक्सिमाइज, तो इसीलिए जेड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइप ऑफ टॉयज है ए और बी वो बनते हैं, जो टॉय ए है वो तो एक्स क्वांटिटी बनती है और जो टॉय बी है वो वाई क्वांटिटी बनते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कुछ तो बनेगा, है ना। और ये क्या है, जो 12 मिनट्स है 12 मिनट्स है 1 टॉय पे जो टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रॉफिट है अपना 7.5 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 टॉय पे है 7.5, तो x टॉयज पे हो जाएगा 7.5x प्लस 5y। ठीक है, ये तो हो गया अपना z।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो जो फर्स्ट मशीन है वो मैक्सिमम आप 360 तक ही यूज कर सकते हैं, मिनट्स तक, है ना। तो इसीलिए जो 12 मिनट लग रही है एक टॉय में ऑफ ए, तो एक्स टॉयज में लगेगा 12 इंटू एक्स प्लस वाई टॉय, बी टॉय में कितना लग रहा है 6 मिनट्स, तो वाई टॉयज में कितना लगेगा 6y, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 360, तो 360 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड कंस्टेंट की, मशीन 2 पे। तो यहाँ पर देखो जो ये 18 मिनट्स ले रहा है और ये x मिनट है ना, x टॉयज, तो ये आ जाएगा 18x। और जो टॉय b है वो तो मशीन पे 2 पे जाता ही नहीं है, कोई भी टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए वो 0y वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, 0 इंटू वाई, और ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 360। ठीक है, और इसको भी अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 18 से डिवाइड करेंगे तो 20। तो ये आ गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड की, मशीन 3 पे। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 360। इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू, ये आएगा 120। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे 3 मशीन्स पे 3 कंस्ट्रेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि x टॉइज बन रहा है, y टॉइज बन रहा है, तो इसलिए ये भी होगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये सब हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। इनको यूज करते हुए हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, फिर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और ये दिखाना है कि वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 30 टॉयज ऑफ टाइप बी। दैट मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए जिसपे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो होना चाहिए, हमने टाइप ए को x माना है तो 15,30 कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए जिसपे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा टॉयज का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला टास्क है कि हम एक फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर ले। ठीक है, यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स, और फिर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइंस को, जो इनइक्वालिटीज है कंस्ट्रेंट्स के अंदर, इनकी लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60 की करेंगे हम 60 इक्वल में। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, चलिए जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया है x, ये y, तो जब x 0 है ना तो y कितना बचेगा 60, और जब y 0 तो x कितना बचेगा y 0, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 30, तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30। चलिए अब सेकंड कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो ये तो x लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो x इक्वल टू 20 हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये देख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे। तो ये x हो गया है, y हो गया है। जब इसमें हम x को 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा 3y इक्वल टू 120, तो y आ जाएगा आपका 40। ठीक है, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 60। चलिए ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये 60, 30, 40, 60 है ना, ये 10 के मल्टीपल्स में अगर हम इन ब्लॉक्स को कंसिडर करेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इतने ब्लॉक्स तो है नहीं कि 60 तक चला जाएगा। चलिए सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ऑल राइट, ये है अपना ओरिजिन। तो चलिए सबसे पहले 0,60 प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ गया 10, 20 है ना, 30, 40, 50, 60, तो 0,60। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 30,0, तो ये आएगा x एक्सिस पे 1 2 3, दैट मीन्स 30,0। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक को 10 यूनिट्स कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ से हमारी एक लाइन आ जाएगी और इसको हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये इस पॉइंट से ही होके जा रहा है लाइक दिस। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू 60। चलिए अब सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 120। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,40। तो 10 20 30 40, तो ये आ गया है 0,40। और सेकेंड कोऑर्डिनेट है 60,0। तो ये था 30 40 50 60, तो ये आ जाएगा 60,0। तो इसको भी थोड़ा मैच कर लेते हैं। ये कहाँ है, 10 20 30 40 यहाँ पर है ना, कुछ इस तरीके से ये ज्वाइन करेगा। चलिए इस लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 120। तो अब हमारे पास ये तो दो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये भी बचा है ना, x लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसको क्या ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू 20। तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू 20 यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 20 की लाइन क्या आएगी, ये वर्टिकल लाइन 20 यूनिट्स पे। ठीक है, 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे सीखी होगी सारा ये सब प्लॉट करना। तो ये आ गया है x इक्वल्स टू 20। और अगर हम बात करें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके लिए x इक्वल्स टू 0 प्लॉट करेंगे, तो वो आएगी y एक्सिस और y इक्वल्स टू 0 आएगी x एक्सिस। ठीक है, तो इससे तो बाहर जाना है, दैट मीन्स x से भी बड़ा है ना, x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इधर जाना है, और y ग्रेटर देन 0 इधर जाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एज ऑलवेज। और यहाँ पर हमें जो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 120 है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120। तो इस लाइन ने क्या किया, टू पार्टीशंस कर दिए। तो अब हम चेक करेंगे कि ये ओरिजिन की तरफ लाई करेगा या ओरिजिन से अवे लाई करेगा। अब ओरिजिन पुट करके देख लो इसमें, है ना। तो ओरिजिन पुट करेंगे तो ये आएगा 0,0 है ना, 0 प्लस 0, तो 0 लेस देन 120। यस, ये तो होता है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि इस लाइन से इधर रहना है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें आप पुट करेंगे 2x प्लस 3y 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 वाली लाइन में, है ना, और यहाँ पर इनइक्वालिटी है लेस देन, तो यहाँ पर भी 0 0 पुट करके लेस देन ही आएगा 60 से 0, है ना। वो तो ठीक है, पॉसिबल है। तो इसीलिए इस लाइन से भी इधर रहना है। समझ में आ रही है बात। और अगर हम x लेस देन और इक्वल टू 20 की बात करें, तो x इक्वल टू 20 ये रही, तो इससे भी इधर आना है। तो देखो, इससे भी इधर, इससे भी इधर, और इससे भी इधर, और यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर। तो समझ में आ रही है कौन सा फिजिबल रीजन है। अब तक तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, ये वाला आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन रीजन है सारी इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे फिजिबल रीजन। और आप देख रहे होंगे कि जो फिजिबल रीजन है ये चारों तरफ से बाउंडेड है ना, इंडेफिनिटली हम किसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। चलिए पहला टास्क कंप्लीट। अब क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं इसके। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ओरिजिन ही हो गया है। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट ये वाला, तो ये क्या था, x इक्वल्स टू 20 की लाइन है, तो ये पॉइंट हो गया है 20,0। ठीक है, और फिर एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया है ना, और एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये। तो O इसको मान लेते हैं A, ये है सपोज B, ये है C, और ये पॉइंट है सपोज D, है ना, 0,40। तो यहाँ पर जो B कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। वो क्या क्या है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो x इक्वल्स टू 20 का, और एक है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 का। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ये तो एक लाइन है, समझ में आ रहा है। और दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 20, है ना। तो ये है x इक्वल्स टू 20। तो इनका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x इक्वल्स टू 20 इसी में पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 इंटू 2 40 प्लस y इक्वल्स टू 60। तो y कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40, दैट मीन्स 20। ठीक है, तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू 20। ठीक है, और अगर हम बात करें C पॉइंट की, तो C पॉइंट क्या है, इस लाइन का इंटरसेक्शन और इस लाइन का इंटरसेक्शन। तो जो ये दो लाइन्स हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 120, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है C पॉइंट। ठीक है, तो इनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी लाइन है 2x
प्लस 3y इक्वल्स टू 120 और दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसको माइनस कर दो क्योंकि 2x डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई बचेगा 2y इक्वल्स टू 60, तो y आ जाएगा 30। समझ में आई बात? तो y हमारा 30 आ गया है। अब इसको किसी भी लाइन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसमें कर लेते हैं, तो ये है 2x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 30 और इक्वल्स टू 60। तो 2x इक्वल्स टू बचेगा 60 माइनस 30 मीन्स 30, तो x आ जाएगा आपका 15, है ना, 30/2 15। तो x आ गया 15, y आ गया 30। तो पॉइंट आ गया हमारा, क्या आएगा, 15,30। ठीक है, 15,30। ऑल राइट, अब हमारे पास सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ZO, है ना, सब पे हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ZB, ZC और ZD। और क्योंकि ये एक बाउंडेड रीजन है तो इसीलिए जो भी इसमें लार्जर वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलिए Z ओरिजिन पे अगर आप 0 0 पुट करें तो 0 ही आ जाएगा। A पॉइंट अगर पुट करें वो क्या है 20,0, है ना, तो 20 इंटू 7.5 प्लस y क्या है 0, तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से हमारा डेसिमल गया तो ये बचेगा 75 इंटू 2, दैट मीन्स 150। ठीक है, ZB की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है 20,20, तो इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 20, है ना, प्लस 5 इंटू 20। तो 7.5 इंटू 20 तो पहले भी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 150, है ना, प्लस 20 इंटू 5 100, तो ये आ गया है अपना वैल्यू 250। अब बात करते हैं ZC की, तो ZC है 15,30, तो 15 पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 15 इंटू 7.5 प्लस 5 इंटू 30। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75 तो बचेगा 7 और 15 7 जा 105 और 7 कैरी तो वो आ जाएगा 112 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल प्लस 5 इंटू 30 तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 है और यहाँ पर 2516 और ये आ जाएगा 262.5। अब ZD की बात कर लेते हैं, तो D इसमें पुट करेंगे 0,40, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और y की जगह हो जाएगा 40, तो 5 इंटू 40 आ जाएगा कितना 200। ठीक है, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन में आप देख रहे हो कि हमारी लार्जर वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो 200 है, ये 262.5 है, ये 250 है, तो सबसे लार्जर तो मुझे यही दिख रही है ना। तो ZC इक्वल्स टू 262.5 और यही क्या है मैक्सिमम। समझ में आई बात, क्योंकि यही लार्जर वैल्यू है यहाँ पर। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया है 262.5 और कहां पर, किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे 15,30। ठीक है, और 15 क्या था और 30 क्या था, वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो टॉयज है, टॉय ए और टॉय बी, है ना। चलिए देख लेते हैं, तो जो ये थे टॉय ए और टॉय बी, यही तो बोला गया था कि 15 टाइप्स ऑफ टॉय ए होना चाहिए और 13 टाइप्स ऑफ टॉय बी पे होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और यही हमारा आ रहा है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कहां पर आया है 15,30। तो ये कौन सा हो गया है टॉय ए, इस पे प्रॉफिट मिलेगा और टॉय बी पे। क्लियर है सब, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. A profit of ₹1,000 is made on each executive class ticket
and a profit of rupees 600 is made on each economy class ticket. The airline reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? तो यहाँ पर एयरलाइंस का क्वेश्चन है ना, टिकट्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो कि एक तो इकोनॉमी क्लास टिकट है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, वो थोड़ा कॉस्टली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है वो हमारी सपोज एक्स नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होती हैं, है ना, और जो इकोनॉमी क्लास टिकट है वो सपोज वाई नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होती हैं। तो सबसे पहले यही एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट इज सोल्ड एंड वाई नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की हो गई एक्स टिकट और इकोनॉमी की हो गई वाई टिकट। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उस पर प्रॉफिट कितना है, 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू एक्स। 1 टिकट पे 1000 है, तो एक्स टिकट सपोज बिकती है तो उस पर 1000 एक्स हो जाएगा, प्लस जो इकोनॉमी क्लास टिकट है उस पे प्रॉफिट है 600 का, तो यहां पर आ जाएगा 600 इंटू वाई, क्योंकि वाई नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देख लेते हैं क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि एरोप्लेन की जो फ्लाइट है वो कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। तो एक्स और वाई है ना, एक्स टिकट और वाई टिकट या एक्स है ना, जितने भी है दोनों को अगर हम ऐड करें एक्स प्लस वाई, ये कितना होगा, मैक्सिमम 200। तो 200 से कम या 200 के इक्वल ही हो सकता है ये। ठीक है, ये 1 कंस्ट्रेंट आ गया है। और कौन सा कंस्ट्रेंट है, ये बोला गया कि एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। तो एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट कितने हैं, एक्स, तो कम से कम 20 तो वहां पर चाहिए ही चाहिए, है ना। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो ये रिजर्व है ना, ये एक कंस्ट्रेंट आ गया है। अब थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। ठीक है, तो 4 टाइम्स से भी ज्यादा लोग इकोनॉमी क्लास से प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास, क्योंकि वो महंगी होती है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी क्लास है वो कितनी है, वाई टिकट, तो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x, है ना, 4 टाइम से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं y माइनस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दो कंस्टेंट तो हमेशा आते ही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे कंस्टेंट्स आ गए हैं और यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है, बस इसको अब मैक्सिमाइज करना है। चलिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से कॉर्नर पॉइंट्स पे हम जेड को फाइंड आउट कर लेंगे और इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200 का रीजन फाइंड आउट करना है, कहाँ पर ये इनइक्वालिटी लाई करेगी। तो उसके लिए हम इसकी लाइन प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x y, तो जब x 0 तो y बचेगा 200। ठीक है, और जब y 0 तो x कितना आएगा, ये भी 200। ठीक है, तो सिंपल से कोऑर्डिनेट्स है 0, 200, 200, 0। और यहाँ पर जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है तो x इक्वल्स टू 20 इजीली प्लॉट कर लेंगे, और y माइनस 4x इक्वल्स टू 0
इसका भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो जब हम x को 0 रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा 0, तो y भी कितना बचेगा 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया 0,0, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो हम अगेन y इक्वल्स टू 0 नहीं पुट कर सकते जैसे इसमें करते थे, तो यहाँ पर कोई नंबर एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 200 है, तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इतने सारे ब्लॉक्स तो नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा बड़ा अमाउंट मानेंगे 1 ब्लॉक को। ठीक है, तो आई होप कि 40 अगर हम एज्यूम कर ले 1 ब्लॉक को तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो 40 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो x की वैल्यू है उसको हम कितना मान लेंगे, अगर हम 40 मान ले x को, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है। चलिए अब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, और ये है y एक्सिस, ये आ गया है 0,0। तो चलिए यहाँ पे है x 0,200, तो 0,200, तो ये 40, 80, 120, 160 और 200, तो 0,200 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली 40, 80, 120, 160 और 200, तो 200,0 हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी समथिंग लाइक दिस, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, नीचे लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ऑल राइट, अब सेकेंड लाइन की इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तो 0,0 एक कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, यहीं पे है ओरिजिन पे, और 40,160, तो 40 कहाँ पर है, ये हमने 40 माना है, x की 1 यूनिट को 1 ब्लॉक को हमने 40 यूनिट्स माना है, और y में जाना है 160, तो एक तो ये हो गया, और 160 पे जाना है 40, 80, 120 और 160, तो कहीं यहां पर आएगा ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या आ गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट 40,160, तो इसको हम अब ज्वाइन कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा लाइन इधर उधर हो गई है, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका y माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये दूसरी लाइन हो गई। एक लाइन और है, वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 के लिए, तो x इक्वल्स टू 20 प्लॉट करेंगे। तो 20 कहां पर आएगा, देखो ये 40 माना था, तो 20 आ जाएगा यहां पर, तो ये आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई है हमारी x इक्वल्स टू 20 की लाइन। चलिए अब इनका रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन लाइंस की जो इनइक्वालिटी है वो किधर लाई करेगी, कहां पे कॉमन पोर्शन आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, तो x प्लस वाई इक्वल टू 200 की ये लाइन है, और लेस देन इक्वल टू 200 है, तो ओरिजिन पुट करेंगे 0 को 0, तो ये ओरिजिन की साइड ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस लाइन से इधर की साइड आना है हमें कॉमन पोर्शन के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 की, तो x इक्वल टू 20 की लाइन तो ये है, करेक्ट, तो इससे हमें इधर जाना है। ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास y माइनस 4x इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमें ओरिजिन तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है ना, तो ओरिजिन पे तो ये 0 0 ही हो जाएगी। तो इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, कोई और पॉइंट पुट कर लेते हैं। तो सपोज जैसे यहाँ पर ये है, अब देखो क्या करना है कि या तो इससे इधर का रीजन होगा या इससे इधर का होगा, बट किधर का रीजन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इस साइड का कोई भी पॉइंट पुट कर लो या इस साइड का कोई भी पॉइंट पुट कर लो। तो सपोज मैं 200,0 पुट करता हूं। ठीक है, तो 200,0, तो इसमें जो y है वो तो 0 हो गया, -4 इंटू 200, तो -800 हो गया, -800 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि इधर की साइड तो ये लाइन आएगी ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं ये वाला पॉइंट पुट करूं 0,
200, तो 200 y का पॉइंट है ना, y का वैल्यू, तो 200 माइनस x0, तो 200 माइनस 0 इज 200 ग्रेटर देन 0, तो यस इधर की साइड ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें सारी लाइंस की पता चल गई और एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो रहना ही है, तो इस लाइन से इधर आना है ना, और इस लाइन से उधर जाना है, और ये जो लाइन है y माइनस 4x से इधर आना है। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है, या मैं कहूं कि जो फिजिबल रीजन है वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस लाइन से इधर जाना था, इस लाइन से इधर जाना था, और इस लाइन से इधर आना था। ठीक है, तो ये हमारा जो सपोज ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छे दिख नहीं रहा हो, और ये एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे, और इस पे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जेड की। तो सपोज ये जो पॉइंट है वो है ए, और ये पॉइंट है सपोज बी, और ये पॉइंट है सपोज सी। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ए तो नहीं है, ए क्या है, ये जो x इक्वल टू 20 की लाइन है और y माइनस 4x इक्वल टू 0 की लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x इक्वल टू 20 और y माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x की जगह 20 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इंटू 20 मीन्स 80 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ गया है 80। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं किस पॉइंट के, a पॉइंट के। तो यहाँ पर है x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 80। ठीक है, तो b कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से ही पता है, क्या है देखो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका और इसका। ठीक है, तो हमने एज सच इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं निकाला है, ये जो 40,160 था ये इस लाइन को जब हमने प्लॉट किया था वो है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी देख लेते हैं। तो y माइनस 4x इक्वल टू 0 एक लाइन है ये वाली, और ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 200। ठीक है, ये दो लाइन्स है, इनका हमें माइनस करके इसमें से x और y का वैल्यू निकालेंगे तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये भी y है, ये भी y है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं है ना, तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो y से माइनस वाई जीरो खत्म, माइनस 4x माइनस x, तो ये बचा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 200, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, और अगर x की जगह हम 40 रख दे, इसमें ही रख देते हैं, तो y माइनस 4 इंटू 40 हो जाएगा 160 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 160 प्लस के। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट हमने प्लॉटिंग के लिए यूज किया था इस लाइन के, वही हमारा बी कोऑर्डिनेट आ गया है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट क्या है ना, सी कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 20 का और x प्लस वाई इक्वल टू 200 का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू इसमें 20 में पुट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, y इक्वल टू हो जाएगा है ना 20 प्लस वाई इक्वल टू 200, तो y आ जाएगा 200 माइनस 20 तो 180। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, z की, तो z को हम सबसे पहले a पे फाइंड आउट करेंगे, तो a क्या है 20, 80, तो इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 600। ठीक है, y की जगह हमने पुट कर दिया है 80, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 है और ये 20 है, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, प्लस और यहाँ से आ जाएगा 8 6 जा 48,000, तो ये टोटल कितना हो गया, अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 68,000। ठीक है, तो जेड ए की वैल्यू आ गई है 68,000, और जेड बी की अगर हम बात करें वो क्या है 40,160, तो 40 पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 160। चलिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा 40,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरोस है और 16 6 जा 96,
तो ये आ गया है 96,000। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 9 4 13, तो 136,000। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है जेड सी। तो जेड ये है जेड बी, तो जेड सी पे क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, ये x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा 20,180। तो इस पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज, तो x की जगह 20 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 20 प्लस y की जगह 180 पुट करेंगे तो 600 इंटू 180। चलिए देखते हैं, तो ये आ गया है 20,000 प्लस ये आ जाएगा 18 6 जा 108,000। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करें तो ये है 108 और ये है 20, तो ये जाएगा 128,000। तो जेड सी की वैल्यू भी आ गई 128,000। सारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, बट हमें देखना है कौन सा लार्जर नंबर है। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड रीजन में जो भी लार्जर नंबर है वही हमारा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो ये हो जाएगा 68,000 है, यहाँ पर 136 और ये है 128, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, जेड बी 136,000। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया है अपना 136,000। और किस सिचुएशन में आया है, किस पॉइंट पे आया है, तो जेड बी क्या है 40,160। तो जो 40 है वो क्या माना था हमने, एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एक्स और 160 था वाई, है ना, वाई है ये, तो वो था इकोनॉमी क्लास टिकट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट मीन सीटी कितना होना चाहिए 40 और इकोनॉमी क्लास टिकट कितना होना चाहिए 160। ठीक है, तो इन सब कंडीशंस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट हैं।